विवेक, आपसे हम समझना चाहते हैं कि ये क्या क्या लगता है आपको इस पूरे कहानी के पीछे? वो तो एक एक विलेज है, जहाँ पे इस तरीके के लोगों ने माँग करी और बाकायदा पॉइंट आउट किया। उसको सरकार ने होने नहीं दिया पोल। और अब ये जो सवाल उठाया गया, इसका भी कोई इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ शरद जी, ये जो गांव है मरकड़वाड़ी, हुँ, इसने जो एक प्रयोग करने की कोशिश की है आज, वो एक बहुत अहम कोशिश है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। हालांकि उसको होने नहीं दिया पुलिस ने, ये बात अलग है। लेकिन सामने हिम्मत करके एक गांव आया है और उसने कहा है कि हमने वो जो जीतने वाले कैंडिडेट है, जो शरद पवार एनसीपी वाले हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, तो उनके पक्ष में इस गांव। जानकर जानकर जी, उनका जो जी, जी, कैंडिडेट हाँ, है, पूरा नाम नहीं मुझे जानकर, याद है, जी, जानकर करके नाम। जी, जी। तो उनको हमने बहुत ज़्यादा वोट दिया था, लेकिन असलियत में हुआ ये है कि जो जो काउंटिंग हुआ उसमें इनको कुछ 800 के करीब ही कुछ वोट गाँव से मिले हैं, ऐसा फिगर सामने आया। और फिर जो प्रतिपक्ष के थे कैंडिडेट, उनको 1100 के करीब वोट गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुँ, हुँ। गाँव वाले मानते हैं। और सबने मिलकर ये जब कोशिश की है, इसका मतलब गाँव में कॉन्सेंसस है इस बात पर कि ये जो जानकर है, यही असली में गाँव के शिवदास ज़्यादा मतों जानकर, के हकदार। पूरा नाम जी, शिवदास जानकर है। हुँ, जी, जी, जी। तो ये इस गाँव ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इस तरह का एक इनिशिएटिव लेके। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, आपने सही कहा कि इवन बीजेपी वाले भी इस तरह के नतीजे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और इसमें सबसे मतलब इसमें कहीं न कहीं ये संदेह के घेरे में है, शक के घेरे में इसलिए भी है कि इस चुनाव के नतीजे को अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि अर्बन रूरल अ हुँ, अ अपर कास्ट, ओबीसीज, दलित, आदिवासी, हुँ। और हाँ, आप रीजन वाइज भी देखें तो हर जगह यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक जैसे वोट पड़े हैं, मतलब बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं। तो विदर्भ जो हुँ, हुँ, माना जाता था कि विदर्भ के इलाके से महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि विदर्भ के जो मुद्दे हैं वो अलग थे, मराठवाड़ा के मुद्दे अलग थे, पश्चिम महाराष्ट्र के मुद्दे हुँ। अलग है, बम्बई हाँ, और वो जो कोंकण के इलाके हैं वो अलग अलग। सो हमने आमतौर पर जो हर एक चुनाव में देखा है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से वोटिंग होता है, और अलग अलग कास्ट हुँ, की दृष्टि से भी अलग अलग वोटिंग होते हुए हमने देखा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, वो अगर एक यूनिफॉर्म वोटिंग पैटर्न में हमको अगर ये दिखाई दिया है कि सारी जगह पर ये वोटिंग पैटर्न यूनिफॉर्म है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बेसिक बात है। और उसके बाद फिर जब एक्चुअली फिगर्स की बात आई, तो जो मुद्दा सामने आया, जो पिछले चुनाव में भी सामने आया था और कई अलग-अलग जगह पे ये मुद्दा सामने आया कि जब 5 बजे पोलिंग बंद हो जाता है, उसके बाद में जो अपडेट किया जाता है वोटिंग का जो काउंट है, उसमें जो अपडेट किया जाता है, वो पिछली बार तो मुझे लगता है लोकसभा में या कहीं और 2-2 3-3 दिन के बाद अपडेट हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? और वो अपडेट करने के बाद भी आप परसेंटेज देते हैं। अब जब हुँ, ईवीएम जो मशीन है, जिस मशीन की आप इतनी तारीफ करते हैं, तो मशीन को वोट का जो काउंट है, वो बताने में क्या प्रॉब्लम है? भई वो अगर कैलकुलेटर, आप बार-बार कहते हैं कि वो एक स्टैंड अलोन मशीन है, वो कैलकुलेटर जैसी है। अगर कैलकुलेटर जैसी है, तो जो एब्सोल्यूट नंबर है, अगर किसी मशीन बिल्कुल। में अगर 10,000 वोट गिरा है, तो वो एब्सोल्यूट नंबर क्यों नहीं गिन रही, वो क्यों नहीं बता क्यों रहे नहीं आप गिरा? एब्सोल्यूट नंबर? एब्सोल्यूट नंबर के साथ में आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जब परसेंटेज को साइड करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आप छुपा रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर तो आपने देना ही चाहिए। माधव देशपांडे यही हुँ, कहते हैं। बेसिक डेटा जो हाँ, है वो एब्सोल्यूट नंबर है, बेसिक डेटा परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज तो हमने कैलकुलेट किया है, बेसिक डेटा क्या है? हुँ, बेसिक डेटा एब्सोल्यूट नंबर है। और माधव देशपांडे ये भी कहते हैं कि जो बेसिक डेटा होता है, दुनिया भर की जितने भी डेटा से रिलेटेड कानून हैं, उसमें डेटा को डिफाइन किया गया है कि जो जिसकी ओनरशिप हुँ, नागरिक की होती है, सिटीजन की होती है। ये इलेक्शन कमीशन की ओनरशिप नहीं है, ये किसी कैंडिडेट की ओनरशिप राइट। नहीं है। इतने जो वोट पड़े हैं, वो सारे वोटों का जो नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर, ये बेसिक हुँ, डेटा है और उसकी ओनरशिप जो है, वोटर की होती है,
नागरिक की होती है। राइट। आप डिनाय नहीं कर सकते नागरिक को, आप किसी भी तरह अगर मैं एक नागरिक के तौर पे आरटीआई में आपके पास आता हूँ, कहता हूँ कि मुझे एब्सोल्यूट नंबर चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कि वो आपको ये कहे कि एब्सोल्यूट नंबर आपको हम नहीं दे सकते। ये किसी लिहाज से बिल्कुल इल्लीगल है, हर लिहाज से ये इल्लीगल है। और अगर इस तरह से इल्लीगल काम इलेक्शन कमीशन करेगा, तो फिर जनता किसकी तरफ देखेगी? इसलिए मुझे लगता है एब्सोल्यूट नंबर्स मैच होने चाहिए। जितने वोट गिरे हैं और जितने वोट काउंट हुए हैं, वो एब्सोल्यूटली उसका मैचिंग होना चाहिए, वो टैली होने चाहिए। परसेंटेज वगैरह ये तो उसका अपडेट है, उसके बाद में परसेंटेज हम गिनेंगे। तो ये बात, इस बात पर इंसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट नंबर्स आपको देने पड़ेंगे और ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि शाम को 5 बजे के बाद आप जो वोटिंग परसेंटेज 6-7% से बढ़ाते हैं, उसका क्या बेसिस है? किस बेसिस पर ये बढ़ाया जाता है? बिल्कुल। ये जब तक आप छुपाते रहेंगे, तब तक आप संदेह के घेरे में रहेंगे और तब तक आपसे सवाल जनता पूछती रहेगी। ये इलेक्शन कमीशन को समझने की ज़रूरत है और इस विषय को मुझे लगता है बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन तो जवाब ही नहीं दे रहा है। इस तरह से सोचकर इस विषय को वहीं खत्म नहीं करना। इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना हाँ, पड़ेगा कि आप जब तक बिल्कुल। एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देते, तब तक जनता ने शांत नहीं रहना चाहिए और इसको इलेक्शन कमीशन के साथ इस विषय को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है शरद जी।